कई बार आंखें बाहर निकल आती हैं उसकी, अच्छा। जीभ प्रोट्रूड कर जाती है। तो ये थोड़ा विभत्स दृश्य ना हो, इसलिए जो है कपड़ा लगा दिया जाता है। फांसी के जरिए मौत की ही विशेषता है, इसमें एक झटका दिया जाता है। नहीं सर, तड़पता तो होगा घुटने से तो जब गला घुट बिल्कुल जाता। नहीं तड़पता उसमें, क्योंकि गला नहीं घुटता उसमें। अगर ये फांसी गलत हो गई तो उसके पैर से हिलते हैं ऐसे ऐसे करके, उसमें टट्टी पेशाब कर देता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो बड़ा खराब स्थिति होती है। और फांसी के समय केवल एक मेल पुरुष संबंधी रह सकता है पास में, उसके घर का कोई एक पुरुष महिला नहीं। और जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो उस रस्सी को जो है मोम, घी और कार्बोनिक एसिड से अच्छी तरह से लपेट के उसको और एक घड़े के अंदर रख दिया जाता है। अच्छा। मौत का डर, वो भी फांसी के थ्रू मौत, बड़ा भयानक होता है। सर, शुरुआत हम करेंगे पॉडकास्ट की एक रैपिड फायर से। यहाँ आपको सवालों के जवाब सच या झूठ में देने हैं। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। भारत की जेलें आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक हैं, सच या झूठ? सच। जेल में पैसे देकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, सच या झूठ? सच। जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाया जाता है, सच या झूठ? सच। जेल में ड्रग्स भी पहुंचते हैं, सच या झूठ? सच। जेल के अंदर से गैंग्स भी ऑपरेट होते हैं, सच या झूठ? सच। जेल के अंदर हत्या हो जाना कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, सच या झूठ? ये झूठ है। अमीरों और गरीब कैदी के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, सच या झूठ? सच। जेल सुधारने से ज्यादा अपराधी बना रही है, सच या झूठ? सच। बेगुनाह लोग भी जेल चले जाते हैं, सच या झूठ? सच। और सर, फांसी देखना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल है, मतलब जी, बहुत मुश्किल है। जी जी जी। और अगर किसी को पता चल जाता होगा मुझे तो फांसी होने वाली है, मुझे मार दिया जाएगा, उसके साथ कैसे ट्रीट होता है? वो सबके साथ रहता होगा तो कहता होगा मुझे फांसी होने वाली है, वो खुद अपने आप को मारने की कोशिश करता होगा, खाना पीना बंद हो जाता होगा उसका। और जब फांसी होती होगी तो उसके ऊपर, जल्लाद के ऊपर, जो जेलर है उसके ऊपर क्या माहौल होता है सर फांसी का? देखिए, फांसी का एकदम अलग मामला है। फांसी की सजा सुनते ही सबसे बड़ा शौक इंसान को लगता है, जो है कोई कैसा भी हो, मौत का डर, वो भी फांसी के थ्रू मौत, बड़ा भयानक होता है। और ये पहले भी देखा गया है कि ऐसे लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, कई लोग इंसेन हो जाते हैं, मेंटल बैलेंस खराब हो जाता है उन लोगों का। तो फांसी की सजा मिलने के बाद उसको जो है अलग से एक कोठरी में रखा जाता है। अच्छा, उसको बाकी लोगों से हटा लिया? हाँ, फुल टाइम उसमें निगरानी रखी जाती है, इसलिए उनका नाम काल कोठरी पड़ गया। तो वो कन्विक्ट सेल्स जो हैं वो अलग बनाई जाती है नॉर्मल सेल से, और नॉर्मल सर्कल से भी अलग होती हैं। वो एक्चुअली जेलों में क्षेत्र बने होते हैं, उनको सर्कल कहते हैं, वहां लोग रहते हैं। इनके लिए सर्कल से बाहर कोठरियां रखी जाती थी, वहां पे रखे जाते थे। राउंड द क्लॉक ऑब्जर्वेशन होता था इनका। बहुत लंबा समय लगने लगा है, पहले जल्दी फैसले हो जाते थे तो या तो बरी हो गए या फिर हैंग कर दिए गए। तो अब बड़ी दिक्कत है इसमें। हालांकि अब एग्जीक्यूशन कम हो रहे हैं, फिर भी पिछले साल करीब 164 लोगों को फांसी की सजा हुई। 950 के आसपास लोग इस समय लेटेस्ट फांसी की सजा के अंदर हैं इंडिया में। लेकिन 2020 के बाद अभी तक कोई फांसी नहीं हुई है, तो ज्यादातर की फांसी माफ या कम्यूट हो जाती है। तो सर, फांसी का जब ऑर्डर आता होगा उसके मतलब 1-2 दिन, 15 दिन, 2 महीने तुरंत फांसी हो जाती, कैसे होता है? एक्चुअली फांसी का यह है कि जब सेशंस से सजा हो गई अगर जी, तो हाई कोर्ट से इसका पुष्टि जरूरी होती है। अच्छा। तो सेशन जज जो है वो फांसी की पुष्टि के लिए कोर्ट को भेजता है, हाई कोर्ट को। इसके अलावा मुलजिम भी अपील करता है, दोनों को एक साथ सुनवाई होती है वहां पर। और हाई कोर्ट अगर कंफर्म कर दे उसको तो उसको फांसी दी जा सकती। तो कंफर्म करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर देता है, सुप्रीम कोर्ट को अपील करेगा तो फांसी की सजा रुकी रहेगी। तो इस अपील करने के दौर में वो अलग नहीं रहता है? रहेगा। अच्छा, वो तब भी अलग रखना अपील के पड़ेगा दौर में भी अलग। बड़ा कठिन समय होगा वो। मुसीबत में तो वो है ही है वो। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो गवर्नर को और राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन दे सकता है। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर सकता है और क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल कर सकता है। तो इतनी ज्यादा लेयर बन गई हैं। इवेंचुअली जब सब तरफ से एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी सजा बाहर रहती है, तब फिर सेशंस कोर्ट उसका डेथ वारंट जारी करती है। ब्लैक वारंट लोग कहते हैं इसको। वो वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन जारी करते हैं और वो बताते हैं कि इसको जो है इतने दिन के अंदर
फांसी फांसी पे दे दी लटका दिया जाए, मृत्यु होने तक लटकाए रखा जाए उसको। जब वो वारंट आता है तो फिर अधीक्षक उसकी डेट तय करके और जल्दी सुबह फांसी देने की कार्रवाई करता है। हमारे यहाँ फांसी की व्यवस्था जिला जेलों में ही रखी जाती है, अच्छा। सेंट्रल जेलों में नहीं रखी जाती। उसका कारण यह है कि सेंट्रल जेलों में सब पुराने और वैसे कैदी होते हैं जो बड़े डिस्परेट हो जाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, उनको छूटने की उम्मीद नहीं रहती। वहां पे अगर किसी की फांसी वांसी हो जाए तो विद्रोह टाइप का हो सकता है। और ये रिकॉर्ड है कि जब भी सेंट्रल जेलों में विद्रोह हुआ है बिना पुलिस फायरिंग के वो कंट्रोल नहीं होता। अच्छा। हाँ। जैसे कोई उम्मीद तो रहती नहीं है, आखिरी वो उम्मीद बड़े बची है तो desperate फिर होते अपना हैं। सब कुछ दे। इसलिए सेंट्रल जेलों में फांसी घर नहीं होता था। हमारे यहाँ अपवाद है एक नैनी सेंट्रल जेल। अच्छा। वो इसलिए अपवाद है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल को खत्म कर दिया गया था आजादी के बाद। ऐसे यूटोपियन आइडियाज थे लोगों को कि अब जेल की क्या जरूरत है। आते हैं और देखते हैं हम लोग मूवी में कि काला कपड़ा पहना दिया और नीचे से ऐसे खुल गया और वो घुट के मर गया। थोड़ा सा बताइए सर, एक्चुअली होता क्या है उस वक्त का माहौल? दरअसल इसका पूरी प्रक्रिया ये है कि जब उसका डेथ वारंट आ जाता है तो उसको समझा दिया जाता है, पढ़ के सुनाया जाता है, और अगर उसकी लैंग्वेज दूसरी है, भाषा उसकी दूसरी है वारंट के अलावा, तो उसको उस भाषा में समझा दिया जाता है। और जब फांसी का टाइम और डेट तय हो जाता है तो वो भी उसको बता दिया जाता है कि कल सुबह तुमको इतने बजे फांसी दी जाएगी। और उसके बाद फिर अगले दिन उसी समय उसको फिर जेलर खुद लेके जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई एसडीएम का प्रेजेंट रहना जरूरी है। 1, 2, 12 की पुलिस गार्ड वहां रहना जरूरी है, और डॉक्टर सीएमओ या तो खुद रहे या कोई सीनियर डॉक्टर वहां पे मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और अधीक्षक भी तो रहेगा ही रहेगा। और जेलर उसको फिर वॉक करा के ले जाता है वहां तक अपने साथ में करके। हाथ पीछे हथकड़ी लगा दिया, हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा देते हैं और उसको ले जाते हैं वहां पे गैलोज पे। और वो कपड़ा नहीं पहनाते? कपड़ा वहीं पहनाया जाता है। वहीं पहनाते हैं। तो उसके बाद फिर उसको जो है, एक्चुअली होता क्या है, कुआं जैसा होता है। अच्छा। तो जमीन के ऊपर होता है एक्चुअली, वो गहराई में नहीं होता, लेकिन कुआं ही कहते हैं उसको जो है। ये करीब 15-16 फुट उसका स्पेस रहता है, उसमें हाइट रहती है। हाँ। तो कुआं ही करीब 10-11 फुट तो कुआं ही होना चाहिए। और उसके बाद फिर उसमें इसका फोल्ड होता है, पोर्टल यू टाइप का जी। उसमें हुक होता है, वहां पे रस्सी लगाई जाती है, और उसका फंदा जो है, अच्छा ये काम सब जल्लाद करता है क्योंकि वो ट्रेंड है। ये अधीक्षक नहीं कर पाएगा, इसको कोई और करेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक बात है। और रूल्स में उसमें दिया हुआ है कि कैसे रस्सी होगी, किस तरह की रस्सी होगी, ये सब उसमें दिया है पूरा जो है। तब उसको गले में कपड़ा डाल दिया जाता है। वो कपड़ा इसलिए डाला जाता है, कई बार आंखें बाहर निकल आती हैं उसकी, अच्छा, जीभ प्रोट्रूड कर जाती है, तो ये थोड़ा विभत्स दृश्य ना हो, इसलिए जो है कपड़ा लगा दिया जाता है। और फिर जल्लाद जो है उसके दोनों पांव बांध देता है। अच्छा। हाँ। आपस में बांध देता है। हाँ। वहीं पे कसका फोल्ड पे खड़ी करके जी। और वो रस्सी लगा के, और वो फंदा जो है बाएं साइड में यहाँ रखा जाता है उसको जो है। अच्छा, जो नॉट बांधते हैं C2 और C3 के बीच में, यहाँ से उसको फ्रैक्चर होना चाहिए। तो नॉट तो बनी हुई रहती है उसमें जी। लोहे का रिंग होता है, उसमें लगा रहता है, वो उसको खिसका के ठीक से यहाँ पे हल्का सा टाइट कर देता है। और उस तख्ते, लकड़ी के तख्ते पे खड़ा रहता है वो आदमी। तो जैसे लीवर खींचता है वो जल्लाद जो है, तो वो तख्ते में हुक फंसे होते हैं, वो हुक निकल जाते हैं जी। तो तख्ते ऐसे गिर जाते हैं नीचे की तरफ। हाँ, और हैंग कर जाते हैं साइड में, तो वो नीचे गिरता है फिर वो कैदी। अब मैंने एक बार पढ़ा था, जब ये दिल्ली वाली फांसी हुई थी, निर्भया कांड वाली जी, कि धीरे धीरे कुएं में उतारा जाएगा, ये फिजूल की बात, गलत बातें हैं। ये झटके के साथ गिरता है आदमी जो इसमें, और यही फांसी की विशेषता है। फांसी के जरिए मौत की ही विशेषता है, इसमें एक झटका दिया जाता है। नहीं सर, तड़पता तो होगा घुटने से, तो जब गला बिल्कुल नहीं तड़पता उसमें, क्योंकि गला नहीं घुटता उसमें।
उसमें तो C2 और C3 के बीच में फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर से, फांसी में फ्रैक्चर तो से मरता अंदर है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जी। वो टूट जाती है। ओके। तो उसके टूटने से दिमाग से पूरे शरीर का संपर्क एकदम खत्म हो जाता है। तो मृत्यु के पहले, देखिए मृत्यु में तो थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन अगर कोई सेंसेशन है तो वो पता नहीं लगता फिर उसको। तो ये रिसर्च में पाया गया है कि ये लगभग कह सकते हैं पेनलेस डेथ है ये, और इंस्टेंटेनियस डेथ है। अगर मुझको जल्लाद से मेरी बात हुई थी जब मैं आईजी जेल था जी, तो उसने बताया था कि अगर ये फांसी गलत हो गई तो उसके पैर फिर हिलते हैं ऐसे ऐसे करके, अच्छा, यूं तड़पड़ाते हैं। इसका मतलब फांसी गलत हो गई है, और अब दम घुटने से मौत हो रही है इसकी। और अगर सही फांसी हुई तो बिल्कुल हिलता नहीं, एकदम ऐसे झूल जाता है, ऐसे झूलता रहता है। इसका मतलब कोई जान बची नहीं उसमें जो है। और फांसी कहना गलत है बेसिकली इसको। ठीक बात है। फांसी से तो यही लगता है कि गला घोट के मरा हो। एस्फिक्सिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो देर लगेगी, पैर तड़पड़ाएंगे और उसमें टट्टी पेशाब कर देता है आदमी, बड़ी दिक्कतें हो जाती, वो बड़ा खराब स्थिति होती है। अब उसके बीच में उतार भी नहीं सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर आधा घंटा करीब उसको नियम है कि हैंग करके रखा जाए। अच्छा। और डॉक्टर जब उसको सर्टिफाई कर दे कि डेथ हो गई है इसकी, तो नीचे उतार लिया जाएगा उसको। उतार के फंदा हटा के, और जेल में फांसी घर से एक बाहर वो एंट्री गेट होता है, वहां से उसके रिलेटिव को बुला लिया जाता है अंदर। अच्छा। और फांसी के समय केवल एक मेल पुरुष संबंधी रह सकता है पास में, उसके घर का कोई एक पुरुष, महिला अलाउड। बाकी लोग सब बाहर रहे गेट पर, पिछले गेट पर, मेन गेट से नहीं ऐसा करते। ले जाते हैं सामने की तरफ से फांसी घर में, और अंदर से एक गेट बाहर की ओर होता है, उनको सौंप देते हैं। बाहर से चुपके से निकाल के वहीं बाहर मेन वॉल के बाहर उसको सौंप दिया जाता है। वो गेट अंदर से बंद करके लॉक कर दिया गया, फांसी घर पूरा हो गया। अच्छा सर, अब ये हो गया है कि अब पोस्टमार्टम कराना जरूरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा जी, तो अब पोस्टमार्टम कराया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया तो सफिशिएंट। डॉक्टर सर्टिफाई कैसे करता है? जाके चेक करता था? हाँ, डॉक्टर रहता है वहाँ, मौजूद रहता है। तो वो हैंग करते जब लटका है तभी सर्टिफाई करता है, देख करके वो तभी उतारा जाता है। आधे घंटे का टाइम उसमें, आधा घंटा हैंग किया जाएगा उसको। आपने कभी कोई फांसी विटनेस नहीं, यूपी में 1994 में नैनी जेल में फांसी हुई थी लास्ट, खतौली रोड होल्ड अप कम मर्डर कांड की। उसके बाद से यूपी में कोई फांसी नहीं हुई है 94 के बाद से। तो हमको देखने का दुर्भाग्य, सौभाग्य जो भी कहीं नहीं मिला। मैं तो वैसे भी मृत्युदंड के खिलाफ हूँ, तो मैं तो पसंद नहीं करता कि अच्छा। तो सर फांसी में वो जो रस्सी होती है, मतलब क्या उसमें भी कुछ ऐसा होता है, इतनी मोटी होनी चाहिए, ऐसे नॉट लगनी चाहिए? उसके बारे में थोड़ा सा, फांसी के बारे में और बताइए सर। जी अर्पित जी, ये रस्सी जो है बेसिकली पहले मनीला से आती थी, तो इसको मनीला रोप कहते हैं। अच्छा। और ये 1 इंच व्यास की होती है रस्सी, इतनी करीब मोटी होती है ये। और इसमें लूप बना होता है, उसमें आयरन लोहे का बना होता है, उसी के अंदर से पास कर देते हैं इसको। तो ये उसको अपने हिसाब से टाइट करता है जल्लाद, गर्दन के बाईं साइड में यहाँ लाके उसको करता है, फिट करता है जी। और ये रस्सी जो है, ये इस तरह की कम से कम 3 रस्सियां जेल में रहना जरूरी है। और जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो उस रस्सी को जो है मोम, घी और कार्बोनिक एसिड से अच्छी तरह से लपेट के उसको और एक घड़े के अंदर रख दिया जाता है। अच्छा। घड़े में जी, उसके अंदर रख के उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया जाता है, और उसके गले में एक रस्सी बांध के और छत से लटका दिया जाता है उसको, ताकि चींटियां या और दीमक या कोई और चीज उसको खा न जाए। वो सब रस्सियां ऐसे सुरक्षित रखी जाती हैं। तो इसका ये बहुत बढ़िया एक सिस्टम जेल में चला रहा है। और एक बात ये भी लोग कहते हैं, फांसी के बारे में बता दें, लोग कहते हैं अगर रस्सी टूट जाए तो फांसी की सजा माफ हो जाती है। ये सही बात नहीं है। पहली बात तो रस्सी टूटे ही नहीं, बहुत मजबूत होती है वो।
लेकिन फिर भी फांसी के पहले रस्सी को टेस्ट किया जाता है। उसका नियम यह है कि एक टिपाई में जी। फांसी घर में रख के हम्म। एक 2 मन, हम्म। ये रूल्स में लिखा है, हम्म। 2 मन बालू भर के एक बोरी रखी जाती है हम्म। और फिर तिपाई हटा दी जाती है। तो 2 मन की जो बोरी है उसका झटका वो अगर सह गई रस्सी तो इसका मतलब आदमी का भी रस्सा सह जाएगी। सह जाएगी। क्योंकि आदमी के लिए भी बना हुआ है कि जितना उसका वेट होगा उसके हिसाब से उसको ड्रॉप दिया जाएगा। ड्रॉप में ये होता है अर्पित जी कि गले से ऊपर हुक के बीच में रस्सी ढीली रखी जाती है। अच्छा, फोल्ड रखे जाते हैं उसके। हाँ जी, उसको कहते हैं ड्रॉप। ओके। और वो ड्रॉप का एक स्केल दिया है जेल मैनुअल में। जी। तो जो हल्का होता है आदमी 50 किलो तक का जैसे है तो उसका 7 फुट का ड्रॉप दिया जाता है उसको। अच्छा, वजन के हिसाब से वो रस्सी का यानी वो उसकी रस्सी 7 फुट ढीली रखी जाएगी। जी जी जी। यानी गर्दन से हुक के बीच में 2 फुट अगर जगह है तो रस्सी 9 फुट रखी जाएगी। 9 फुट रखी जाएगी ताकि जब वो गिरेगा तो पूरा 7 फुट गिरेगा वो झटके में। और जो 60 किलो से ज्यादा है वो 5 फुट रखा जाता है उसका जो है। यही ड्रॉप स्केल लगभग इंग्लैंड में भी था, हालांकि उन्होंने फांसी की सजा समाप्त कर दी है। अमेरिका में भी यही था, हालांकि अमेरिका में ज्यादा इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है अब, घातक इंजेक्शन दे करके ज्यादातर फांसी दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है अमेरिका में। जी जी जी। लेकिन फॉल जब था तो यही था। एक बात और मैं बता दूंगा आपको, इंडिया में अभी भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में ये प्रोविजन है, कोर्ट मार्शल जो है, जनरल कोर्ट मार्शल अगर डिसाइड करे तो शूटिंग करके अच्छा दंड दिया जा सकता है या फांसी कर सकते हैं। फांसी भी वो कर सकते हैं और गोली से शूट करके फायरिंग स्क्वाड से भी उसको सजा को क्रियान्वित कर सकते हैं। लेकिन ये केवल आर्मी के लिए है, सिविलियंस में शूटिंग से अलाउड नहीं है। जी जी जी। सर एक प्रश्न और, यहाँ आपने जल्लाद की बात की थी, तो जल्लाद की हायरिंग कैसे होती है? वो क्या परमानेंट उसी जेल में रहता है कि कभी कभी बुलाया जाता है? और मतलब आसपास हम लोग के हो सकता है कोई जल्लाद हो, हम लोग को पता नहीं चलता है, कैसे होता है सर ये? एक्चुअली जल्लाद लोग कोशिश करते हैं कि वो गुमनाम रहें। अच्छा। अदरवाइज लोग उनको गलत नजर से देखते हैं। और दूसरा, इसमें ये कोई एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये रिटेनर हैं एक तरह के। अच्छा। तो हमारे पास एक हैंगमैन मेरठ में है, एक लखनऊ में है। अच्छा। तो मैंने लखनऊ के हैंगमैन को बुला करके अपने ऑफिस में बात की थी, बहुत डिटेल में बात होती थी हमारी जो है। तो उससे बात के बाद भी मैं जो फांसी का मैं विरोधी हुआ, मेरा मत और मजबूत हो गया जी। उसने हमको बताया था कि सर हमारी इतनी बड़ी जिंदगी में हमारा फंदा किसी मलाईदार गर्दन में नहीं पड़ा। मुझे बात बहुत चोट कर गई जो है। गरीब और कमजोर आदमी फंस रहा है, केवल उसी को फांसी होती है, किसी और को फांसी नहीं होती है। खैर वो बात छोड़िए। तो इनको जो है पहले 2000 रुपए इनका एक रिटेनरशिप थी जी। मेरे टाइम पे मेरे पे मैंने प्रयास किया और 4000 रुपए कर दी गई है। तो वो उनको हर महीने मिलती है जी। और जब एग्जीक्यूशन होता है तो फिर एक्स्ट्रा उनको पेमेंट किया जाता है उसका। और हम दूसरे स्टेट्स को भी इनकी सेवाएं दे देते हैं जी। अगर उनको जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ से भेज देते हैं, दूसरे स्टेट्स को भी देते हैं सेवाएं। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया था 94 के बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, फांसी नहीं हुई। तो बस ये संभाव चल रहे हैं। मेरठ के जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तो बाद में मुझे बताया लोगों ने कि उनका लड़का जो है तैयार हो गया है, करेगा वो। हाँ, तो वो है, 2 लोग हैं। उनकी भी कोई एलिजिबिलिटी होती है कि मतलब पुष्ट होने चाहिए ऐसा कुछ? क्योंकि पिक्चरों में दिखाते हैं वो काले काले लंबे लंबे, तो सब कुछ भी दिखा देते हैं। आप लखनऊ वाले सज्जन से मिलेंगे तो आपको लगेगा आप कोई शायर हैं। बढ़िया सफेद, एक ही लाइन में जल्लाद और शायर दोनों साथ में कह देना, ये बड़ी बात है। सफेद कुर्ता पजामा, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। जी जी जी। तो क्या वाकई में जेल में पैसे देकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है सर? एक्चुअली करप्शन जैसे हर क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, तो जेलें भी करप्शन से फ्री नहीं हैं। तो इस करप्शन इसका मुख्य कारण है कि वहाँ पैसा दे के वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, पैसा दे करके मनचाहा खाना आप पहुँचा लिए, कपड़े अंदर पहुँचाएं, जो भी चाहे कर लें। तो ये एक बड़ी समस्या है, ऐसा होता है।
सर वीवीआईपी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब टीवी मिल जाती है, फ्रिज मिल जाती है, क्या क्या चीज़ें वहाँ व्यवस्थाएं हो जाती हैं? उसमें देखिए, एक तो एक खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, हम्म अपने हिसाब से कपड़े पहनना, और कोई भी सामान का आता जाता रहता है, मोबाइल पे बात करते रहेंगे, बिना रिकॉर्ड के हुए मुलाकात कराते रहेंगे, जिससे चाहेंगे मुलाकात करें इसमें जो करके। जेल के अंदर बैरक से निकल के इधर उधर घूमते रहते हैं लोग जो हैं, दो चार उनकी मर्जी के लोग फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर आ जाते हैं, और वो भी अपने वीआईपी के साथ, गैंग लीडर के साथ रह करके उसकी सेवा करते हैं, करते हैं उसको बैठ करके। तो इस तरह के सुविधाएं जो हैं, सब चीज़ें वो वहाँ नाजायज़ बना लेते हैं बैठ कर। तो क्या मतलब ये भी हो जाता है कि कभी अगर चाहते हैं कुछ काम है तो बाहर भी निकल गए? ये होता है, इसमें ये कई बार पकड़ा भी गया है। एक्चुअली फर्जी पेशी वारंट बनवा लेते हैं कई बार, कि अदालत में पेशी है जबकि होती नहीं पेशी, तो पेशी के नाम पे निकलते हैं। उसमें कुछ पुलिस अधिकारी और ये लोग भी शामिल पाए गए हैं। तो बाहर निकल जाते हैं, फिर अपना मनमर्जी काम करते हैं, लौट के आ जाते हैं। अदालत में कोई रिकॉर्ड नहीं था, वहाँ होना नहीं है, इसलिए कहीं कोई, बड़े मुश्किल से पकड़ में आते हैं ऐसी चीज़ें जो है। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि अंदर मोबाइल भी चला जाता है, अंदर ड्रग्स भी चले जाते हैं, तो ये जाते कैसे हैं सर? इसका सिस्टम क्या बनता है? ये तो जेल का स्टाफ पहुंचाता है अंदर जो है, और चोरी छुपे कुछ अपराधी टाइप के कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी औरतें भी या उनकी मिलाई करने वाले भी पहुंचाते हैं। कई बार औरतों के चप्पल के नीचे गांजा या ऐसी चीज़ें पाई गई हैं। कई बार कैदी जो पेशी में जाते हैं तो वहाँ से लेके आ जाते हैं, उनके आदमी मिलने आते हैं, वहाँ पे दे देते हैं, और स्टाफ की ऑफकोर्स मिली भगत रहती है, तो वो लेके जेल के अंदर चले जाते हैं। और मोबाइल भी कई बार इस तरह से जा चुका है, जूते के तल्ले में रख लिया। लेकिन चूंकि इसका एक चार्जिंग की एक समस्या होती है, इसलिए संभव नहीं है किसी तरह से भी कि बिना स्टाफ की मिली भगत के चार्जिंग हो जाए, मोबाइल ऑपरेट करें वहाँ पे, यह संभव नहीं। तो सर ये क्या एक दो स्टाफ के मिली भगत से हो जाता है कि ये पूरा सिस्टम का फेलियर है ये सर? ये सिस्टम का फेलियर है पूरा, क्योंकि स्टाफ तो बदलता है। हालांकि ये भी गड़बड़ी होती है कि कई लोग बार बार वहीं ड्यूटी लगवा लेते हैं। वो पुलिस में भी समस्या है, जेल में भी समस्या है, लेकिन वो पैसे से हो जाता है, बेईमानी के लिए भ्रष्टाचार इतना जड़ कर गया है। मैं इसलिए हर मुद्दे पे बार बार भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मामले को हल्का कर रहे हैं। हल्का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ही मुख्य है ये। ठीक बात है। हर गड़बड़ी के पीछे आपको 90% गड़बड़ियों के पीछे भ्रष्टाचार मिलेगा। ठीक बात है। तो सर अगर मोबाइल पहुंच जाता है, ड्रग्स पहुंच जाते हैं, गांजा पहुंच जाता है, तो क्या हथियार और असलहे भी पहुंच जाते हैं सर? हथियार असलहे तो पहुंचे ही हैं। जब अभी आपने देखा होगा 2018 में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, तो पिस्टल अंदर गया था, और साल मुझे याद नहीं पड़ रहा है, शायद 5-6 की बात है। जी। मथुरा जेल में 2 पिस्टल पहुंच गए थे, तो आपस में गोलियां चली वहां पर, उसमें कुछ लोग घायल हुए। वो घायल जब अस्पताल जा रहे थे तो फिर गैंग ने हमला किया उनको रास्ते में, उसमें मारे गए लोग जो हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में साल 1.5 साल हो गए, चित्रकूट जेल में हथियार अंदर पिस्टल गया था, आपस में मरे उसमें जो है। तो ये तो कई बार घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं इस तरह की। अच्छा सर, तो जब कोई जेल जाता है कोई एक आदमी, तो वहाँ पर मतलब बाहुबली रहते होंगे, उनके अलग गैंग्स चल रहे हैं, तो वहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग ही रहता है। तो जो सत्ता होती है, जो पकड़ होती है, वो वाकई में वहाँ प्रशासन के हाथ में रहती है कि वहीं के अंदर वो बाहुबली और बड़े गैंग्स वालों के हाथ में रहती है? जेल चलाता कौन है सर? जेल तो देखिए जेलर चलाता है। अगर जेलर सख्त है और ईमानदार है तो फिर उसी की चलती है, फिर किसी और की नहीं चलती है। हमारे एक खानदानी थे, वो जेलर रहे, सुपरिटेंडेंट होकर रिटायर हुए बाद में। वो तो ईमानदार अच्छे अधिकारी थे, वो जहाँ रहते थे उनके हिसाब से काम होता था, कोई किसी की नहीं चलती थी। बल्कि हमको एक अधीक्षक बता रहे थे, वो तो खैर हमसे बहुत सीनियर थे, उनकी डेथ भी हो गई, कि यहाँ लखनऊ जेल के सामने एक बार एक कैदी को गोली मार के बदमाश भागे, तो वो जेलर साहब ने दौड़ के उनको जो है दौड़ के खुद ही पकड़ लिया तमंचे के साथ उसको जो है। तो ये तो जेलर के ऊपर होता है। कई खतरनाक सर कैदी आते होंगे, मतलब खतरा तो जेलर को भी होता होगा कि हमारे ऊपर ही ना चढ़ बैठे, हमारे असला मंगा के हमारे ऊपर ही ना दाग दे। जेलर को भी खतरा रहता है,
बिल्कुल खतरा रहता है। लेकिन अगर आप एक जैसा बराबरी का व्यवहार करेंगे तो फिर अपराधी गैंग जो है ना वो सरकारी कर्मचारियों से उलझते नहीं हैं आमतौर पे। जब भी पुलिस या जेल वाले अपराधी हमला करते हैं इनके ऊपर तो वो तभी होता है जब ये भेदभावपूर्ण काम करते हैं। एक की मदद करेंगे, दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर क्रिमिनल जो है अटैक करते हैं, भड़क जाते हैं फिर। और अदरवाइज वो उसको बर्दाश्त करते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं करते लोग। तो सर अंदर से भी लोग गैंग्स चलाते हैं, मतलब बड़े बड़े नाम अगर लिए जाएं, वो अंदर चले गए जेल में, लेकिन वहाँ से भी उनकी गैंग्स चलती रहती हैं, उनका अपराध चलता रहता है। ये कैसे होता है सर? मतलब इसमें करप्शन तो है ही है, लेकिन इसमें राजनीतिक संरक्षण होता है। बिना उसके ये नहीं चल सकता जो है। क्योंकि जेल वाले इतना ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते छूट कभी भी। बड़े लोगों का हाथ जो है वो बिना पॉलिटिकल उसके रूलिंग पार्टी वाले को समर्थन करते हैं तो फिर पूरा गैंग चलाते हैं वहाँ जेल के अंदर से। अच्छा सर, कई लोग कहते हैं कि चले जाएंगे तो चले जाएंगे जेल, देखा जाएगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ हत्याएं भी हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पर? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जेल जाना एक मतलब बहुत वाकई में बहुत खतरनाक चीज़ है कि ठीक है निपटा लिया जाएगा? नहीं, देखिए कोई खतरनाक नहीं है। जेल तो देखिए आपकी आज़ादी छीन लेती है, और जिसको अपनी आज़ादी कोई चिंता नहीं है, जो बुद्धि से कमज़ोर है, वो तो ये कहेगा ही ठीक है जेल चले जाएंगे, वहाँ भी लात खाएंगे, यहाँ भी लात खा रहे हैं, उनको फर्क क्या पड़ता है? ठीक बात है। ये जो मेंटली साउंड लोग नहीं जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे मेंटली साउंड लोग नहीं है ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सर क्या मतलब छोटी छोटी बातों पे और दो कैदी आपस में लड़ गए और ईंटा उठाया दूसरे का सिर फोड़ दिया, ये सब घटनाएं भी होती रहती हैं? ये बहुत रेयर होती है। अच्छा। जेल के अंदर हत्याएं बहुत रेयर होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। और नॉर्मली कोशिश यही की जाती है कि जरा भी कहीं आपस में कोई टकराव या कोई बात हो तो उनको अलग अलग सर्किल में, अलग अलग बैरक में रखा जाए, जिससे कि आपस में कहीं मिले ही ना। और ये पॉसिबल है बड़ी जेलों में कि आप रख दें, सालों मुलाकात ना हो किसी की। तो सर अगर ये जानना चाहें कि जेल के अंदर जब आदमी कदम रखता है तो उसका पहला 24 घंटा क्या खाना मिलेगा, कैसे बैरक मिलेगा, वो कैसा रहता है सर? देखिए जेल दो तरह की हैं जी। एक तो सेंट्रल जेलें हैं जी। जहाँ सजायाब कैदी रहते हैं, जिनको सजा हो चुकी है जी। और वो भी 10 साल से ऊपर वाले। जी। नॉर्मली 7 साल से ऊपर वाले रहने चाहिए, लेकिन इस समय जेलों में की कमी है हमारे यूपी में, तो वहाँ 10 साल से ज़्यादा वाले ही हैं, और 10 साल वाले भी काफ़ी अब जिला जेलों में पड़े हुए हैं। जी। और दूसरे होते हैं जिला जेलें। जिला जेलों में मोस्टली अंडर ट्रायल लोग होते हैं, छोटी सजा के लोग होते हैं। अभी उनका सजा ये दिया नहीं गया, आते जाते रहते जी, हैं, जी, जी। आए 4 महीना 6 महीना रहे, जमानत हो गई, फिर इस तरह से होते रहते हैं। तो जिला जेलों में माहौल रिलैक्स रहता है, और सेंट्रल जेलों में माहौल बड़ा ग्लूमी, बड़ा बोझिल माहौल होता है, और बड़ा ही डरावना माहौल होता है सेंट्रल जेलों में। जो है बड़े बड़े मठाधीशों को जो हमने देखा है जेल के अंदर जो है उनका मुंह सूख जाता है घुसते ही, कंधे झुक जाते हैं। हाँ, मुझे याद है आप बनारस सेंट्रल जेल में मुआने पे गया था जी। तो हमको अमरमणि त्रिपाठी मिले वहां पर। अच्छा। वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही आए थे। हमारी उनसे मुलाकात थी। सब लोगों को पेश किया जाता है जब आईजी आते हैं, अधिकारी आते हैं, सब लोग खड़े थे लाइन पे, ये भी खड़े हुए, सारे कैदी बुलाए गए होंगे। हाँ, हमने उनको नमस्कार किया, हाथ मिलाया, इनसे मुस्कुरा नहीं पा रहे थे, हिम्मत टूट जाती है। अरे आप देखते हैं चारों तरफ बूढ़े, घायल, लंगड़े, अंधे लोग जो हैं, सारी पॉपुलेशन जेल की ऐसी ही है, चल नहीं पा रहे हैं, 2 आदमी उनको पकड़ के टट्टी पेशाब कराने ले जा रहे हैं। चारों तरफ ऐसा माहौल देख करके कमर टूट जाती है आदमी की, पूरा मनोबल डाउन हो जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं सेंट्रल जेल न जाना पड़े। ठीक बात। चारों तरफ पॉपुलेशन ऐसी होती है वहां पर, ऐसा नहीं कि सेंट्रल जेल में कोई मारपीट होती है, कोई ऐसा नहीं कुछ भी। हतोत्साहित हो जाते लोग ही ऐसे टूट होते जाता होगा। जबकि जिला जेल में होता है भाई आ जाया था, 1 महीने बाद चला गया, अच्छा कल वो भी चला गया, तो लोगों को लगता है हम भी चले जाएंगे, आना जाना बना रहता है, तो एक आशा बनी, उम्मीद बनी रहती है। जी, जी। वहां तो कोई उम्मीद रहती नहीं आदमी को, और हर महीने 1-2 सेंट्रल जेल में आदमी मरते रहते हैं, बूढ़े होके मर गए। हाँ, तो अच्छा इतना ज्यादा प्रेशर का माहौल और टेंशन का माहौल होता है कि आदमी वैसे जल्दी मर जाता है। तो ये माहौल देख के बड़े बड़े की हिम्मत टूट जाती है वहाँ पे। ठीक बात। सर जो लोग मर जाते होंगे वहाँ, उनका अंतिम संस्कार वगैरह कैसे होता है? उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है? परिवार वालों को सूचना दी जाती है, और अगर वो ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं फिर सरकार की तरफ से जेल अधिकारी करा देते हैं उसका, उसके धर्म के अनुसार
दाह संस्कार करा दिया जाता है। अच्छा सर, हम लोग ने काला पानी का नाम बहुत सुना है, तिहाड़ जेल का नाम बहुत सुना है। ये सब ऐसे नाम है जो मतलब सुन के लगता है रूह कांप जाती है, लेकिन जानते कुछ नहीं उसके बारे में। इतना जानते हैं बहुत खतरनाक जगह है, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, तिहाड़ जेल तो अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए रोमांटिसाइज की गई है। तिहाड़ जेल कोई ऐसी खतरनाक जेल या कोई ऐसी जेल नहीं है। और दूसरी बात ये मैं सबके लिए बता दूं, तिहाड़ जेल कोई एक जेल नहीं है। अच्छा। उसमें 7 जेलें हैं। अच्छा। वो जेलें बहुत बड़ी नहीं हैं। जी जी जी। सबसे बड़ी जेल अगर कोई है यहाँ तो वो है नोएडा की जेल है, अच्छा। और लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट जेल। ये सबसे बड़ी जेलें हैं इंडिया की। हाँ। इतनी बड़ी क्षमता किसी एक जेल में नहीं है। और तिहाड़ जेल की तो बहुत छोटी छोटी जेलें, 1100-1200 1300 की क्षमता है एक में। लेकिन ये है कि 7 जेलें हैं वहाँ पे, अलग अलग जेलें हैं, अलग अलग उनके अधीक्षक होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन लोग तिहाड़ जेल कहते हैं उसको, तिहाड़ हाँ, जेल। नहीं, क्योंकि ज्यादातर जब बड़े किसी कैदी का नाम आता है तो तिहाड़ उनको एक तिहाड़ पुरानी भेज जेल है दिया उनकी। गया। अब वहाँ पे रोहिणी एक जेल बन चुकी है, जी। एक इधर साहिबाबाद की तरफ जेल बन गई है, कॉम्प्लेक्स बन गया है उनका। जी 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 जी। तो लेकिन नाम अभी तिहाड़ का ही चलता है। कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली में जो आदमी आए वो तिहाड़ में ही जाए। वो रोहिणी कॉम्प्लेक्स में किसी जेल में जा सकता है वो। लेकिन वो नाम चल गया तो चल रहा है। तो इसलिए तिहाड़ जेल का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, काला पानी जो है ये एक खतरनाक जेल है, और ये एक्चुअली बनाई गई थी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के लिए। ओके। तो अंग्रेज लोग जो हैं पहले अपने सारे कन्विक्टों को ये लोग भेजा करते थे अमेरिका। तो 1779 में जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। तो जब उनको होश आया अमेरिकन्स को, तो 1785 के आसपास उन्होंने कहा, अरे भाई आप हमारे यहाँ कैदी भेजते हैं, ये कोई अब तक आप ही मालिक बने रहेंगे क्या? अब आइंदा से मत भेजना यहाँ। तो अमेरिका ने लेना बंद कर दिया कैदियों को। तो इनको लगा अब क्या किया जाए। तो इन्होंने फिर मलय में, और ऑस्ट्रेलिया तो खैर इनकी कन्विक्ट कॉलोनी ही है ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंडमान में इनको निर्वासित करके किया करते थे लोग। लेकिन 1857 में जब इंडिपेंडेंस का पूरा रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस रिवोल्ट में बहुत लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हुआ, बहुत लोगों को, बहुत लंबी संख्या में। तब इन्होंने वहां पे फिर सेलुलर जेल बनाने का शुरुआत किया। तो पूरी अंडमान जेल जो है वो कोठरियों की जेल है, और उसमें अपराधों रेडियल विंग्स हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, वो गोल ऐसे विंग्स हैं, लंबी लंबी। अच्छा। ऐसे ऐसे ऐसे। और एक विंग का आगे का हिस्सा दूसरी विंग के पीछे के हिस्से से मिलता है। अच्छा। इसलिए आप अपनी कोठरी से किसी इंसान को देख नहीं सकते। वो उसकी कोठरी का पिछवाड़ा है आपकी तरफ, एक दूसरे को देख नहीं सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इस बैरक से उस बैरक में झांक रहे हैं। हाँ। और वहां तो करीब 5 साल तक कोठरी से निकालते ही नहीं थे अंग्रेजों के समय में। हाँ। फिर अगर कंडक्ट आपका ठीक रहा तो जेल के अंदर ही काम कराने के लिए निकालने लगते थे बाहर। 7-8 साल अगर कंडक्ट ठीक रहा तो फिर जेल के बाहर आपको छोड़ देते थे कि आप वहां पे अपना पान की दुकान लगाइए, जो भी कहीं चाय बेचिए, कुछ भी करिए, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर लीजिए, तो लेकिन रहेंगे आप वहीं पर। 10 या 12 साल के बाद फिर नॉर्मली अगर सब ठीक ठाक रहता था, उनको वहां से वापस रिपेट्रिएट कर दिया जाता था। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों को लगता था वहां जाके ही क्या करेंगे, तो वहीं शादी ब्याह कर लेते थे, सेटल हो जाते थे वहीं पे। तो इस तरह से पोर्ट ब्लेयर की वो जेल जो है, उसके आसपास की आबादी कैदियों की ये सब बन गई। और उसके बाद फिर डकैत या अन्य मर्डर वाले मामले वो भी भेजे जाने लगे 1857 वाले रिवोल्ट के बाद जो है। तो ये उसकी हार्शनेस थी, वहां बहुत लोग मर जाते थे। और वो भी इसलिए डिप्रेशन से मरते थे लोग। डिप्रेशन से आदमी बड़ी जल्दी बीमार होता है। ठीक बात है। और आप कई कई साल तक आदमी नहीं देख पाते थे आप। तो इसलिए ये समस्या होती है। और काला पानी नाम तो समुद्र के कारण पड़ा है, कोई उसका और कोई खास कारण नहीं है। तो जहाज से ले जाते थे तो काला पानी वहां तक जो है कलकत्ता से मोस्टली ले जाया करते थे। तो इसलिए फिर वो जो है मशहूर हो गई काला पानी, ड्रेडेड जेल तो बनी गई जो। ठीक बात है, ठीक बात है। आज़ादी के बाद वो खत्म की गई फिर जो। जी जी। कोई ऐसा कैदी या कोई ऐसी प्रिजन ब्रेक जो आपको लगा हो कि जेल तोड़ के भाग गए, या कोई
कैदी जो आपको लगा था बहुत ड्रेडेड है, जिसको आपने विटनेस किया हो, ऐसी कोई रियल टाइम स्टोरी आप शेयर करना चाहें? एक बड़ा सेंसेशनल केस हुआ था मेरठ डिस्ट्रिक्ट जेल में। जी। तो कैदियों ने, एक नई बैरक थी, वहां से नीचे से करके दीवार के पास सुरंग बनाई थी। अच्छा। तो सुरंग लगभग बन गई थी हम्म। और उनका प्लान ये था कि जाके अपने दुश्मनों को मार करके और फिर वापस अंदर आ फिर जाएंगे। वापस आ जाए। हाँ, तो वो सुरंग लगभग बनी गई थी, हाँ। दीवार तक पहुंच गई थी। तो एक जो वार्डर होता है, वो अच्छा गश्त होती है वहां वॉल जी के किनारे, जी जी। वो गश्त कर रहा था। तो ऐसे ऐसे डंडा ठोकता रहे। ठोकता है, तो उसने देखा वो डंडा थोड़ा सा अंदर घुस गया। हाँ। कुछ उसे शक हुआ और दो चार बार ठोका, उसने डंडा अंदर घुस गया। तो उसने फिर अलार्म किया, देखा गया तो वो पूरी सुरंग निकल आई। अब वो करते क्या थे, सुरंग खोदते थे और सेप्टिक टैंक में मिट्टी डाल देते थे, इस तरह से करते तो थे। खुद हाथ से रहे थे सर? तसले उससे जो अच्छा थाली वाली होती है ना खाने हाँ। की, उससे स्टील की थालियां जो हाँ, होती हैं, उससे उसी से खोदते अपना। थे। हाँ, बलुई टाइप की मिट्टी से मेरठ की, वो अच्छा बढ़िया अच्छा। मिट्टी है वहाँ की। हम्म। तो आप समझ लीजिए कि 2-4 फुट रह गया था, हाँ, वरना निकल नहीं काम कर लेते। हाँ? ठीक बात है सर। ये तो समझ में आया कि खतरनाक है जेल, और जब पता चल जाता है कि सज़ा मिल चुकी है, फांसी हो चुकी है, तो जो हताशा होती होगी, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा घटिया काम करते वक्त उसे सोच लेना चाहिए। लेकिन एक बात सर, यहाँ फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि पैसे से सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, तो एक आम आदमी के ऊपर क्या बीतेगी? देखिए, आम आदमी तो इसमें परेशान होता ही है। जब सिस्टम ईमानदारी से काम नहीं करता तो कमजोर ही सफर करता है। जैसे जब बाढ़ आती है तो कौन परेशान होगा? औरतें, बच्चे। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ की मैं हमेशा हिमायत करता हूँ कि आम आदमी को रूल ऑफ लॉ से ही राहत मिल सकती है। ठीक बात। अराजकता से तो मजबूत आदमी को ही वो मिलेगी जो है। ठीक बात सर। एक शब्द और हम लोग ने सुना है, ये पैरोल, पैरोल कोई चीज़ होती है, ये क्या होता है सर? और कई लोगों को मिल जाती है और बड़े बड़े लोगों को मतलब, और कई लोग उसमें नहीं मिल पाती है उनको, ये क्या है सर? अर्पित जी, पैरोल जो है वो सजा का निलंबन है, अस्थायी रूप से। अच्छा। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो उसमें ये प्रोविजन है जेल मैनुअल में कि सरकार जरूरी कारणों से किसी भी कैदी को सजा में निलंबन दे सकती है, ताकि वो बाहर जाके अपना काम करे या थोड़ा रहे उसमें। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि वो व्यक्ति 1/3 सजा काट चुका हो। अच्छा। हाँ, तुरंत नहीं दिया जाना चाहिए इसको। तुरंत अगर दिया जाए तो कस्टडी पैरोल टाइप का होता है। पुलिस कस्टडी में गए, कोई मर गया या कोई शादी ब्याह का मामला है, तो गए और काम करके वापस आ जाए, कस्टडी में रहेंगे। और अदरवाइज तो उसके बाद ही उसको करते हैं, सजा की करते हैं। तो ये पैरोल होती है, और ये पैरोल बेसिकली एक सुधारात्मक उपाय है, ताकि वो समाज से कट न जाए। कई बार ये देखा गया है कि लंबी सजा के बाद आदमी जब जाता है तो उसके साथ वाले सब मर चुके होते हैं, माँ बाप मर चुके होते हैं, बीवी भी मर गई, बाल बच्चे पता नहीं कहाँ है, तो वो आदमी बिल्कुल कटा हुआ हो जाता है। ठीक बात है। तो इसलिए कि समाज से उसका संपर्क बना रहे और वो एक हार्डन क्रिमिनल ना बन जाए, तो एक यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बना रहे वो, ये प्रोविजन इसलिए पैरोल का और एक प्रोबेशन का भी नियम है जी, कि उसको जिला प्रोबेशन अधिकारी के परीक्षा में रिहा किया जा सकता है। वो एक तरह की सजा माफी जैसा होता है। अच्छा। वो सजा में गिना जाता है। और अगर आचरण ठीक रहता है तो उसको वापस सरेंडर करने की जरूरत नहीं होती। ओके। और ये यूपी प्रोवेंशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बना था, ये बना था 1932 में, और इसकी बड़ी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। तो ये भी एक सुधार का एक अच्छा कदम है। जी 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 जी। सुधार के लिए और क्या क्या जेलों में किया जा रहा है सर? जैसे प्रोविजन आपने बताया, जेलों के अंदर सुधार के लिए क्या क्या किया जा रहा है? सुधार के लिए अर्पित जी, बेसिकली जो सबसे पहले आज़ादी के बाद संपूर्णानंद जी जब होम मिनिस्टर थे यूपी के जी, तो उन्होंने खुली जेलों का एक कंसेप्ट यहाँ शुरू किया जी। और
खुली जेल यहाँ एक बनी थी सोनभद्र में, और दूसरी बनी थी सितारगंज, अब जो उत्तराखंड में, नैनीताल में जी। अब वो उत्तराखंड में चली गई जो है। तो सितारगंज वाली जेल जो है बेसिकली एग्रीकल्चरल टाइप की ओपन जेल थी। सैकड़ों एकड़ की जमीन, वहाँ कैदी लोग जो हैं खुले में रहते थे। वहाँ कोई बंदिश नहीं होती है, तार की बाउंड्री बनी हुई है, अंदर जो है वो अपना बैरक बनी हुई, वहाँ रहते हैं, वहीं काम करते हैं, बैरकों के अंदर रहते हैं लोग जो है। और जो ओपन जेल में रहते हैं उनको साल में छुट्टी भी मिलती है घर जाने की, प्रोबेशन टाइप का होता है वो सजा में काउंट होता है, लेकिन वो घर जा सकते हैं। यहाँ जो थी घुरमा एक जगह है सोनभद्र में जी। वहाँ थी, ये बेसिकली लेबर जेल थी। अच्छा। तो इन लोगों ने, उस समय सीमेंट का काम हो रहा था, तो सीमेंट फैक्ट्रियाँ चल रही थी और तमाम डैम वगैरह बन रहे थे, तो उसके सीमेंट फैक्ट्रियाँ शुरू की चुर्क में, चुनार में, सब जगह। तो उनको कन्विक्ट लेबर सप्लाई करते थे लोग जो है। और चंद्रप्रभा डैम बना है एक साहबगंज क्षेत्र में, चंदौली में पड़ता है उस समय, तो उस डैम में भी काम किया है इन लोगों ने। अच्छा। पीलीभीत में, देवहा कैनाल में, शारदा सागर डैम में, इस सब में कैदियों ने काम किया है, सब कैदियों किए हुए काम है। तो ये एक कंसेप्ट बहुत ही कामयाब हुआ कंसेप्ट ये फिर महाराष्ट्र में भी काम हुआ, इस पर और काम हुआ। इस पे एक फिल्म बनी थी, 2 आंखें 12 हाथ। जी 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 जी। वो यद्यपि वो नासिक पुरली या पुणे की जेल पे आधारित थी, लेकिन वो पुणे की कंसेप्ट ही यूपी से गया था वो, और वो माननीय संपूर्णानंद जी के प्रयासों से हुआ था। उसी समय एक और यहाँ बनाई गई थी आदर्श कारागार जी। तो आदर्श कारागार में ये था कि पूरे यूपी से कुछ क्राइटेरिया है उसमें, कम से कम 1/3 सजा पार कर चुके हों और प्रोफेशनल टाइप के क्रिमिनल ना हो, जैसे चोर टाइप के, उचक्के, इस तरह के लोग ना हो, ये भाग जाते हैं जी। कत्ल होता है कि लोग भागते नहीं जल्दी जो है, तो ऐसे लोग उसमें लाए जाते थे और वो दिन में बाहर काम करते हैं, रात में अपनी जेल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा। तो पहले जब जेल यहाँ थी, जो इस समय जेल रोड है, जो कांसीराम इको गार्डन है, तो ये लोग सब गन्ना संस्थान में, इन जगहों पे काम करते थे दिन में, और रात में अपने जेल में चले जाते थे। जेल के बाहर भी दुकानें लगाते थे ये लोग जो है, कैदी लोग। फिर जब ये लखनऊ में वहाँ चली गई है, मोहनलालगंज रोड पर, ये मेरे टाइम पे शिफ्ट हुई थी जब मैं आईजी था। अच्छा। तो वहां से हम लोगों ने किया, गाड़ी से ये लोग आते हैं गन्ना संस्थान में और सब जगह काम करते हैं कैदी लोग। और वहीं से हमने किया था, जब जेल बन रही थी जिला जेल, तो हमने कहा आप इनको जिला जेल में काम दीजिए। तो ठेकेदार जो है वो आनाकानी कर रहा था, तो हमने कहा भाई आप आनाकानी इसलिए कर रहे हैं कि इनको मजदूरी पूरी देनी पड़ेगी, ठीक बात है, आप को देना पड़ेगा काम जो है इनको, तो काम देना पड़ा उनको। करीब 200-300 लेबर हमने जेल से दिया। वो जेल की क्षमता करीब 800-1000 के आसपास है, कोई 300 इसमें लगे। आप वहाँ कभी जाएं अगर तो रोड के किनारे आदर्श नाम से जितनी दुकानें मिलेंगी आपको, आदर्श बाटी चोखा, आदर्श नाश्ता भंडार, वो सब आदर्श कारागार के बंदी हैं। अच्छा। सड़क पे जेल के बाहर अपना पूरा करते हैं। परिवार भी कई बार वो लोग ले आते हैं, झोपड़ी टाइप की बना लेते हैं, वहाँ परिवार रहता है उनका। यहाँ जिस समय जो कांसीराम स्मारक बना हुआ है, इस पे फार्म था जेल का, तो यहाँ ये लोग छोटी छोटी अपना झोपड़ी बना लेते थे, अपने परिवार को भी रखे रहते थे। तो दिन में वहाँ काम करते थे, परिवार से मिलते जुलते थे, और रात में अपने जेल चले जाते थे, परिवार वहाँ झोपड़ी में रहता था। तो इस तरह से ये एक बड़ी कामयाब रही व्यवस्था यहाँ की। और इनको साल में 15 दिन की छुट्टी मिलती है, लोग अपने घर जाते हैं, फिर टाइम पे आ जाते हैं। ये एक अच्छा, सबसे अच्छा एक रिकॉर्ड ये है कि चाहे सितारगंज की जेल हो, चाहे नानक मत्ता और नानक सागर की लेबर हो, चाहे घुरमा के लेबर हो, मिनिमम पलायन हुए हैं इन जगहों से। बंद जेलों से कैदी ज्यादा भागे हैं, इन जेलों से नहीं भागे हैं। तो इन जेलों का प्रयोग जो है बढ़ाया जाना चाहिए, इसको जो है, ठीक बात है, और ज्यादा से ज्यादा करके जो है। और दूसरा, सेंट्रल जेलों में सुधार के लिए करते हैं, इनको काम दिया जाता है। काम का डबल वो है, एक तो इनको बामुशक्कत कैद होती है हार्ड लेबर के साथ, तो वो हो जाता है, और दूसरा इनकी कुछ आमदनी हो जाती है इन लोगों की जो है। तो उसमें लकड़ी का काम, कपड़ा बुनना, दरी बुनना, और जैसे लखनऊ में यहाँ तमाम जरी वाले मजदूर यहाँ बंद थे, तो मैंने शुरू करा इनको जरी का काम होने का लाइए। तो
अमीनाबाद चौक से जो काम कराने वाले मालिक हैं जी वो माल अपना तार दे जाते थे। इनको जेल में दे जाते थे, हाँ। और शाम को आदमी आता बनवा था के उनका, ले वो जाते ले जाता था। हाँ। जितना काम हो गया यहाँ पे, इनको अच्छी मजदूरी मिल जाती थी। फिर हमने टाई अप किया इनसे, आवश्यक वस्तु निगम से। हमने कहा आप अनाज जो है, जो आप बेचते हैं वो लाइए, हमारे कैदी उसको साफ करके पैकिंग मशीन दीजिए, आप ठीक बात है, पैक कर देंगे काम उसको। करें। तो उनकी मशीनें लगी यहाँ पर, और वो पूरा उनका पन्नी आती थी जी। छपी हुई, मशीन में उनको पैकिंग भरा, करके। खट 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 मशीन पैक करती हुई चली जाती। बड़ी अच्छी बात उनको है। बढ़िया लेबर जी। महिलाओं को अच्छा इसमें काम मिल गया। जी जो जी 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 फिर हमने कई जगह सिलाई की फैक्ट्रियां चालू कराई, अपनी सिलाई होने लगी। हैंडलूम से कपड़ा खरीदा हमने, और कपड़े सिल के उन्हीं कैदियों को कपड़े देने लगे। बहुत बढ़िया। जो 10 साल से कपड़ा नहीं मिल रहा था, जी 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 वो उन्हीं के उससे मिलने लगा। महिलाओं को हमने कहा ऊन खरीद के दीजिए इनको, ये स्वेटर बुने, क्योंकि महिलाओं को कार्डिगन और बच्चों को स्वेटर अलाउड है, जी जो जेल में बच्चे होते हैं, तो वो नहीं मिल रहा था किसी को। जी 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 तो वो महिलाएं बुनने लगी, उनकी आमदनी बढ़ी, और उनको जो है कपड़े मिलने लगे। जी तो इस तरह से एक साइकिल पूरी हमने तैयार करी, लकड़ी का काम। मेरे बल्कि रिटायरमेंट नहीं, मेरे ट्रांसफर के बाद मुझको हाई कोर्ट से फोन आया था कि साहब हमको फर्नीचर चाहिए। तो हमने फिर कई जेलों में जी शुरू करा के लकड़ी का काम, जी और मेरे सप्लाई वहाँ करवाया। 2-2.5 करोड़ का फर्नीचर सप्लाई किया था कोर्टों को। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारी एक फैक्ट्री है सेंट्रल जेल बनारस में, जी वो स्टील का काम करती है, थाली और मग बनाती है। अरे बहुत बढ़िया। तो सरकारी स्कूलों में, तमाम स्कूलों में जहाँ वो थालियां जी स्टील की इस्तेमाल होती है ना, कई जी, खाने जी, वाली, जी, जी, जी। वो बनारस से हम लोग सप्लाई करते थे। सेल से स्टील की चादरें आती थी, और हमारी मशीनें, हमारे कैदी उसको बनाते हैं, जी जी चलाते हैं करके जो है। तो इस तरह के उद्योग धंधे भी सुधार में, हो रहे हैं, लेकिन ये कम है अभी, बढ़ाए जाने चाहिए। पूरे लोगों को नहीं काम मिल पा रहा है। ठीक बात है। सेंट्रल जेलों में कुछ खेती बाड़ी होती है, साग सब्जी पैदा होती है। जेलों में आपको बता दें, साग सब्जी बाहर से खरीदना अलाउड नहीं है, अच्छा अपनी जेल की ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो वो हम जेलों से उत्पादन कराते हैं, अपनी जेल में इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जेलों को सप्लाई कराते हैं। जी 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 तो करते हैं, कोशिश किया जाता है इस तरह से, लेकिन उसमें भी रोजगार कम मिल पाता है लोगों को। तो और नए नए काम शुरू करना की जरूरत है, जरूरी। और ओपन जेलें बढ़ाई जानी चाहिए। जी 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 ओपन जेलें बहुत बढ़ाई जानी चाहिए, जी 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 ताकि ये लोग बाहर काम करें, लेबर काम करें खूब। समाज से जुड़े रहें। हाँ, सड़क बन रही है वहां पे काम करिए, बंधा बन रहा है वहां पे काम करिए, जहां काम मिले आपको, गवर्नमेंट के फार्म्स हैं वहां पे काम कराएं। तो जगह जगह ये इस लेबर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे ये मेंटली ठीक रहेंगे। ठीक बात है। खाली बैठे बैठे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जब वो एक गेनफुल काम करता है तो उसका हेल्थ ठीक रहता है। ठीक बात है। हमने जेल में ये भी किया था, हर सर्किल में स्कूल बनवाया था, अच्छा और सब में स्कूल चलाया। सभी बड़ी जेलों में हमने इग्नू का स्टडी सेंटर खुलवाया, अच्छा परीक्षा की व्यवस्था जेलों में कराई। हाई स्कूल, इंटर और जूनियर हाई स्कूल, इनकी परीक्षा के केंद्र बनाए गए वहां पे, गवर्नमेंट के आदेश से, बकायदा, ऐसे नहीं कच्चा पक्का, जेल के अंदर। तो ये आपका इनिशिएटिव था मेरा सर कि मेरे मतलब टाइम में बाकी ऐसे कैदियों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती है? ऐसे होती थी, टीचर होते थे, वो हाँ। अपना ABCD सिखाते थे, हाँ। काका लोगों को। हाँ। हमने उसको हायर लेवल पे लिया, प्राइमरी का बेसिक शिक्षा से तो ये भी मिलकर continuation आदेश में है कराया। सर? हाँ, तो जो नियरेस्ट स्कूल है उसके जो हेडमास्टर हैं वो कॉपी और पर्चा दे के जाएंगे यहाँ। कमेंडेबल है सर, कमेंडेबल है। जूनियर स्कूल ऐसे करेंगे, हाई स्कूल का ही करेंगे। DIOS जो है कॉपी है, और वो सब देंगे इनको। और इग्नू के स्टडी सेंटर बनवाए गए, परीक्षा उनकी कराई गई। परीक्षा के लिए हम और जेलों से इकट्ठा कर लेते थे उन्हीं सेंटरों पे, क्योंकि उसमें संख्या कम होती तो हर जेल में नहीं किया जा सकता। जी 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 और IG जेल को बोर्ड ने अधिकार दिया था कि आप सेंटर तय कर लीजिए। तो हम लोग ये करते थे कि 20 से कम जहां है वहां सेंटर ना बनाया जाए। ठीक बात है। लेकिन ये बड़ा एक हुआ, और समझिए कि चार जेलों को हमारे टाइम में ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। इसलिए क्या बात है। पर्यावरण का सर्टिफिकेशन गाजियाबाद को मिला था, स्पेशली वाटर कंजर्वेशन का। तो ये, लेकिन अभी ये कम है, और इनको बढ़ाया जाना चाहिए। 100% लोगों को काम मिलना चाहिए, स्केल अप करना चाहिए उसकी रुचि का। ठीक बात। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ाने में लगा दिए जाते थे उन लोगों को। जो है, कोई म्यूजिक जानता है तो म्यूजिक सिखाए लोगों को, कोई एक्सरसाइज योगा जानता है वो योगा सिखा रहा है।
इस तरह से कोई आदमी खाली न रहने पाए। ठीक बात है, एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिमाग एंगेज तो रहे। ये सुधार का एक जरिया बन सकता है और फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज ये होगी। सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर बाय द वे वो जेल जाती है तो उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं सर? उनके लिए स्पेशल डाइट एक तो होती है उन लोगों को, और अगर स्तनपान करा रही हैं तो और स्पेशल डाइट दी जाती है उनको। बच्चे के लिए स्पेशल डाइट का इंतजाम है, और डिलीवरी अस्पताल में कराए जाने का हम लोग कराते हैं, प्रावधान नियम है ये, और ले जाकर कराते हैं। एक तो ऐसा केस आया था कि एक महिला कई बार जेल आई, और जब भी बच्चा होने लगा तो जेल आ जाती थी। यही लखनऊ का मामला। हाँ? डिलीवरी करा के पीने को मिल जाएगा, डिलीवरी करा के चली जाती डिलीवरी हो जाएगी। हाँ? तो ये भी ऐसा हुआ है। लेकिन सर फिर उस बच्चे का क्या होता है? बच्चे का नियम तो यह है कि 7 साल तक उसको जेल में रह सकता है माँ के साथ। अच्छा। उसके बाद उसके परिवार को ना हो तो जिलाधिकारी व्यवस्था करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो है। नहीं तो क्या बच्चे फिर वहीं रह जाते हैं उनके साथ? वहीं रह रहे हैं। तो उनके लिए भी हमने स्पेशल इंतजाम कराया था, उनकी शिक्षा के लिए। बेस्ट कॉन्वेंट और अच्छे स्कूलों से संपर्क करके फ्री में उनको पुस्तकें दिलवाई, और रिक्शे से एक वार्डर उन बच्चों को लेके स्कूल जाता था, वहां से उनको पढ़ाई लिखाई करा के वापस फिर जेल लाता था। जेल के अंदर तो हर जगह एक प्ले का पूरा एक हॉल बनाया गया, जहाँ प्ले के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं बैठ करके। महिलाएं कुछ काम करती हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं। बट इसमें असंतोषजनक स्थिति है। 7 साल के बाद हम कुछ नहीं करा पा रहे हैं। 7 साल रखना भी अमानवीय है, बच्चे को 7 साल रखना अमानवीय है। सजा में सुधार की बहुत तगड़ी जरूरत है। हाँ, ये एक अलग भी मुद्दा चर्चा का हो सकता है कि हम लोगों को अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या इस तरह के सुधार किए जाने चाहिए। हम निश्चित तौर पर अमानवीय हैं इस समय, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर यहीं पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं। बहुत धन्यवाद सर कि आपने इन मुद्दों पे इतनी गहराई से हमें ये चीज़ें बताई। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो बातें आपने आज यहाँ सुनी, उन बातों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हर पॉडकास्ट में ज़रूरी मुद्दे उठाए जाएं और उन मुद्दों से जुड़े हुए उन लोगों को लेके आया जाए जो हमें डिटेल्स इनसाइट दे सकें। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आज के एपिसोड पे अगर आपकी भी कोई राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।